हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। जो भी एमिनेंट पोजीशन हो, वो गवर्नमेंट के अंदर हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, बैंकिंग के अंदर हो, वो सब डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके हेड्स चेंज हुए हैं। तो इस टॉपिक को जब भी आप तैयार करें, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आजकल बहुत सीधे सीधे सवाल पूछने से थोड़ा कतराते हैं। वो थोड़ा इन डेप्थ जाकर के पूछते हैं। तो सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि इस पोजीशन पे कौन से व्यक्ति आकर के ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन दिस पोजीशन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस पर्सन ने रिप्लेस किसको किया, या फिर अभी से ही कोई अनाउंसमेंट हो गया है कि नेक्स्ट ईयर सो एंड सो पर्सन विल बी होल्डिंग द चेयरमैनशिप और प्रेसिडेंसी, तो वो भी आपको अभी से ध्यान में रखना है। तो करंट, न्यू अपॉइंटमेंट, जिसको रिप्लेस किया गया, फ्यूचर का कोई अनाउंसमेंट, ये सब साथ आप रखेंगे। दूसरी चीज़, जिस ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये अपॉइंटमेंट है, उससे उसकी भी स्टैटिक पोर्शन आपको कवर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई अपॉइंटमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो आपको शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत ब्रीफ पता होना चाहिए। ठीक है, सो जब भी ये टॉपिक तैयार करेंगे इन सारे एरियाज से करेंगे। नाउ आज जो हम कंपाइलेशन पढ़ेंगे वो 6 मंथ्स का पढ़ेंगे। ये कौन से 6 मंथ्स है? जनवरी टू जून। यस, क्योंकि 6 मंथ्स करंट अफेयर के अंडर में आता है। जो अगले 6 मंथ्स होंगे जुलाई टू दिसंबर वाले, वो हम दिसंबर एंड में या जनवरी बिगनिंग में कवर करेंगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम जुलाई से लेके अभी तक के अपॉइंटमेंट्स का क्या करें, और क्या ये अपडेटेड होंगे या जून तक के ही बताएं आपने, उन पोजीशन पे कोई नए इंसान आ गए हैं तो दोनों क्वेश्चन का मैं फटाफट आंसर करती हूँ। पहली चीज़, हालांकि हम कवर कर रहे हैं जून तक के अपॉइंटमेंट्स, लेकिन दे आर अपडेटेड एज ऑन नवंबर। यानी कि अगर इन पोजीशंस पे दोबारा कोई नए व्यक्ति अभी आ चुके हैं, अपॉइंट हो चुके हैं, तो आपको अपडेटेड इन्फो ही दी जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस है हालांकि ये। और जुलाई ऑनवर्ड जो भी अपॉइंटमेंट अगर आपको पढ़ने हैं, तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मंथली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट। सो उसमें हर मंथ के अपॉइंटमेंट बहुत क्लियर कट आपको अलग से दिख जाएंगे। यू कैन ऑलवेज रेफर टू दैट। फॉर दैट मैटर 6 मंथ्स प्लेलिस्ट भी चैनल पे बनी हुई है। तो अगर आपके नवंबर दिसंबर में लाइंड अप है एग्जाम, तो 6 मंथ प्लेलिस्ट ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, काफ़ी सारे एरियाज हमने कवर कर लिए। ठीक है, और आज जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका PDF parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया गया है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। और अगर आपके पास PDF बैंक है जो आपने परचम ऐप से लिया होगा, तो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका होगा। अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। इन तीनों के आंसर आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे, लेकिन लेट मी सी, अगर आप में से कुछ लोग फॉलो कर रहे होंगे करंट अफेयर परचम से या कहीं से भी कर रहे होंगे, तो जस्ट ट्राई एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइए। गूगल वगैरह मत कीजिएगा, फिर तो वीडियो में ही मिल जाएगा आंसर। अगर आता है तो लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष यानी वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रेस परिषद जो है, उनको भी अपनी पहली वुमेन चेयरपर्सन मिली है, यानी पहली महिला अध्यक्ष मिली है। राइट डाउन द नेम। पूरा नेम नहीं भी याद आ रहा, सरनेम याद आ रहा है, फर्स्ट नेम याद आ रहा है, कोई बात नहीं, लिख दीजिए। एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आंसर याद आ रहा है दे दो, नहीं आ रहा तो हम याद करेंगे। अच्छा, आज की वीडियो में बहुत सारा निमोनिक का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, बिकॉज फैक्ट है, सीधा सीधा दिमाग में डालना है, तो टेक्निक से मज़े से पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वुमेन MD ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो महिलाओं के बारे में ही मैंने पूछा है, बिकॉज फर्स्ट वुमेन जब भी कोई पोजीशन होल्ड करेंगी, पहली बार उस पोजीशन पे अगर कोई महिला बैठ रही है, तो वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी, वो भी आप लिख के दीजिए। अच्छा, अगर ये भी देख लीजिएगा, कभी याद किया हो पर याद नहीं आ रहा, तो आज के वीडियो के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज आज हम जिस टेक्निक से पढ़ेंगे, थिंग्स विल बी मोर स्टेइंग इन योर हेड, बिकॉज निमोनिक्स यही करता है, चीज़ों को आपके मेमोरी में थोड़ा लंबे समय तक टिका के रखता है। कम रिविजन्स की ज़रूरत पड़ती है, एग्जामिनेशन के अंदर रिकॉल रेट आपका बहुत फास्ट हो जाता है। अभी तक तो आप सबने फ्लेवर देख ही लिया है किस तरह से निमोनिक्स वर्क करता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला जो न्यूज़ या टॉप पॉइंट आ रहा है, हु टुक ओवर एज द 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है कोस्ट गार्ड के अंदर डायरेक्टर जनरल, एंड द आंसर इज वीरेंद्र सिंह पठानिया या VS पठानिया भी आप एग्जाम में देख सकते हो।
ठीक है। तो वीएस पठानिया साहब, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करते हैं, हमारे जो तट होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, है ना। सो स्मगलिंग वगैरह, ट्रैफिकिंग भी जो हो रही होती है वो लोग यही देखते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे, पठानिया में आता है पाथ, पाथ। तो देखो हमारे कोस्ट गार्ड इस पूरे पाथ पे तैनात रहते हैं कि भाई कोस्ट में कुछ गड़बड़ नहीं हो रही हो, तो पूरे पाथ पे रहते हैं, ऐसे कोस्ट का पाथ। तो पठानिया आपके लिए छोटा सा हिंट हो जाएगा। जो भी मैं हिंट बता रही हूँ फटाफट दिमाग में डालते जाओ, एक बार सीन बना लो, या जो मैं आपको कुछ भी वाक्या सुनाऊंगी, वाक्या इन द सेंस अगर कोई इंसिडेंट सुना रही हूँ, इफ आई एम गिविंग यू सम ट्रिक, तो या तो उसे एक्सपीरियंस कर लीजिए, या विजुअलाइज कर लीजिए, हंस लीजिए, गुस्सा हो लीजिए, रिडिक्यूल फील कर लीजिए, वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, अगर आप उसमें इमोशंस डाल देंगे वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। चलिए, हु हैज टेकन ओवर एज द कमांडेंट ऑफ एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंडियन एयरफोर्स की एयरफोर्स अकेडमी जो है उसके कमांडेंट कौन बने हैं, यानी वायुसेना अकादमी जो है उसके कमांडेंट के तौर पे कौन व्यक्ति आकर के बैठे हैं। तो चंद्रशेखर, बी चंद्रशेखर, बी चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है, जिसके शेखर यानी माथे पे चांद हो, शिव जी के लिए कहा जाता है वैसे ये। तो अब इसको आप याद कैसे करोगे, देखो एयरफोर्स अकेडमी है, तो ऐसे देखिए भाई आपको एयरफोर्स प्लेन चलाना सिखाएगी अकेडमी, ठीक है, और इसकी कमांडेंट है यानी हाई पोजीशन है। तो इनके ये जब आ रहे हैं आपको, आप खुद को एयरफोर्स में फील कर सकते हो, ये जब आपको अकेडमी में सिखाने आ रहे हैं तो इनके माथे पे ना यहाँ पे चांद बना हुआ है, इनके शेखर पे चांद बना हुआ है। बस ये पिक्चर इमेजिन कर लीजिएगा कि एयरफोर्स अकेडमी में जो भी कमांडर आकर के पढ़ाता है उनके शिखर पे चंद्र है, तो चंद्रशेखर, भी चंद्रशेखर आपको याद रहेगा। चांद देख लीजिएगा बस माथे पे, आप आंसर मार्क कर पाओगे। सो कमांडेंट ऑफ एयरफोर्स अकेडमी बी चंद्रशेखर। जो भी ट्रिविया होगी, रिलेटेड फैक्ट्स होंगे, वो सब आपको स्क्रीन पे साइड में जो इंपॉर्टेंट होंगे लिखे हुए दिख जाएंगे, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। कि अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट ऑपरेशनल एयरफोर्स है। हमारे पहले कौन कौन से देशों की एयरफोर्स आती है, यूएस, चाइना, रशिया। ओके, अब ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं क्योंकि हमने 2 डिफेंस रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स देखे हैं, तो ये बाकी डिफेंस की कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जिनके व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, जल्दी से याद कर लेते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पे हैं तपन डेका, ये नया अपॉइंटमेंट है, ये अभी जून के बाद ही वापस अपॉइंट हुए हैं, बट हम देखते चलेंगे। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो तपन डेका। मैंने तुम्हें देखा हंसते हुए टाटा, कुछ तो भी सॉन्ग है ना। तो कैसे देखा मैंने तुम्हें, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भी, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि तुम क्या कर रहे हो पूरे दिन। सो हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम देखते हैं, तो देखा, मैंने देखा, कैसे देखा, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था इसलिए मैंने देखा। सो आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हेड हो जाएंगे तपन डेका। अब ये हिंट है, आपको तपन डेका, देखा से पूरा नाम याद नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में जब 4 ऑप्शन होंगे आप तपन डेका तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो सीधे भी याद कर सकते हैं। ये वीडियो में हम निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको ये तरीका सूट नहीं करता तो बेटर है आप पीडीएफ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से पढ़ लो। ठीक है, इस वीडियो का अदरवाइज पर्पस है ये जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में डालना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी मिल जाएगी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपको याद हो जाए और इसी वीडियो में याद हो जाए, अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। फिर आप लॉजिकल सब्जेक्ट्स पे टाइम लगाओ ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, ये मैं हैंडल कर लेती हूँ आपके लिए। चलिए बीएसएफ पे आ जाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो इसमें है पंकज कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह, इसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसको आप खुद से करिए, पंकज कुमार सिंह, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो था, ये दिस वाज आईबी, दिस इज सीबीआई, सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। सो देखिए सीबीआई है, बोध समझते हैं, समझना किसी चीज़ को, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बहुत बोध वाला, बहुत समझ वाला व्यक्ति ही इसको होल्ड कर पाएगा। सो सुबोध कुमार जायसवाल, ये हिंट हो सकता है। देन सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इंडस्ट्री है तो एक इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री भी है, तो इसके हेड हो जाएंगे शील, स्टील से शीलवर्धन सिंह। देखो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है और इंडस्ट्री स्टील की भी होती है, स्टील से मिलता जुलता शील, शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के हेड हो गए। एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो एनसीसी होता है कॉलेजेस वगैरह में भी होता है। सो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी। सो गुरबीर पाल जी, आप चाहें तो सीधे कर लीजिए, नहीं तो नेशनल कैडेट कॉर्प के अंदर ही बोल रहे हो गुरु हो जा, शुरू चल जल्दी से, पूरी एक क्या दौड़ लगा के आओ, कुछ भी, तो गुरबीर से आप गुरु, सिद्धू पाजी बोलते थे ना जैसे लाफ्टर इंडिया चैलेंज और कॉमेडी विद कपिल में,
ओ गुरु हो जा शुरू। सो एनसीसी के कैडेट्स खड़े हैं और सामने जो लेफ्टिनेंट जनरल है गुरबीर पाल सिंह जी इस तरह से बोल रहे हैं। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नया अपॉइंटमेंट अनीश दयाल सिंह जी का इसके ऊपर आया है, ठीक है, और हाल ही में आया, अक्टूबर के अंदर ही आया। अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के हेड हैं। अब यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, बताइए इन्होंने किसको रिप्लेस किया? ही रिप्लेस्ड whom टू होल्ड दिस पोजिशन? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एंड अनीश दयाल सिंह कैसे याद रखोगे? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तिब्बत वाले जो बॉर्डर हैं इंडिया और तिब्बत के, वहाँ पे तैनात रहती है, वहाँ की सिक्योरिटी देखती है, तो कुछ भी अनिष्ट नहीं करे चाइना, कुछ भी अनिष्ट नहीं करे, इसके लिए अनीश दयाल सिंह जी को डाला गया है। देन एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एमए गणपति जी हेड हैं इसके। सो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अब देखिए कभी आप जर्नी पे जाते हो, ट्रैवल पे जाते हो, कार पे आगे गणेश जी लगाए जाते हैं, गणपति, कि हमारी जर्नी को सिक्योर रखिएगा, या आप हमारे सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठे रहो यहाँ गाड़ी पे, होता है ना, कार्ड्स में लगाते हैं। तो बस सिक्योरिटी गार्ड हमने किसको बना दिया? गणपति जी को। सो एमए गणपति। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनएसडीएफ, एनडीआरएफ, सॉरी एनएसडीएफ क्यों बोला मैंने, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, एसएन प्रधान, एसएन प्रधान। सो अब इसको भी आप सीधे करिए, प्रधानमंत्री जी से कुछ कर सकते हैं कि कहीं पे बहुत बड़ा डिजास्टर आया तो सीधे प्रधानमंत्री जी पहुंच गए कि बताइए भाई क्या चल रहा है, मुझे पूरा ब्यौरा दीजिए, तो प्रधानमंत्री से आप एसएन प्रधान याद रख सकते हैं। रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ के हैं सामंत गोयल। रॉ का जो हेड है ना वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, रॉ का हेड सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, रॉ इज हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। सो सामंत गोयल जी को रीअपॉइंट किया गया है। सो सामंत गोयल समान व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामंत गोयल, ऐसे थोड़ा बहुत बिठा लीजिए दिमाग में। लास्ट इज एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन से 3 आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसके हैं दिनकर गुप्ता। सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये एजेंसी है, ये दिन में काम करती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कहीं भी कुछ भी देख सकता है, सो देखा साहब हो गए, तपन देखा। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हेड करने के लिए बोध होना चाहिए आपके अंदर बहुत, तो सुबोध जी हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सारे मैंने हिंट्स दे दिए हैं, रियली होप याद हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ें इससे पहले आपके इन्फॉर्मेशन की और बेनिफिट की एक न्यूज़ दे देते हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिमांड करते थे कि मैम आप जो यूट्यूब पे आप लोग पढ़ा रहे हो कंटेंट बहुत अच्छा है, टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ कोई कोर्स लेकर के आ जाइए। तो अब काफ़ी टाइम हो गया है वैसे ये कोर्स लॉन्च हुए, एसएससी जीए का कोर्स परचम ऐप पे अवेलेबल है, क्योंकि नए बच्चे चैनल से जुड़ते रहते हैं इसलिए इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, सब तक पहुँचनी चाहिए। सो इस कोर्स के अंदर सभी जनरल अवेयरनेस यानी जीके के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके, और ये सारे टीचर्स ने मिलकर पढ़ाया है। अगर आपको पूरा पैकेज नहीं चाहिए तो आप हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो, हिस्ट्री अलग, स्टैटिक जीके अलग, स्टैटिक जीके मैंने लिया है, पॉलिटी दिलीप सर ने लिया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और पायल मैम जो अभी इकोनॉमिक्स के लिए चैनल पे जुड़े हैं उनका भी कोर्स इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है इकोनॉमिक्स का, राइट। इसके अलावा आप लोग ने ये कोर्स तो तैयार कर लिया, अगेन डिमांड बहुत आती थी कि मैम टेस्ट सीरीज लेके आइए ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सके हज़ारों क्वेश्चंस और हमें पता पड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हम अटेम्प्ट करके देखना चाहते हैं बिकॉज कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। सो वो सारा कंपाइलेशन एसएससी टियर 1 का चैनल परचम ऐप के ऊपर अवेलेबल है। टियर 2 भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, अभी टियर 1 लो, इसमें बिगिनर्स लेवल भी है, एडवांस लेवल भी है। अगर आपको बिगिनर अलग या एडवांस अलग चाहिए तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। 4000 से भी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। उसके अलावा मॉक टेस्ट हैं, 60 मॉक टेस्ट अराउंड आपको मिल जाएंगे। पीवाईक्यू 100 से भी ज़्यादा पीवाईक्यू टेस्ट्स फॉर्म में अवेलेबल हैं। बहुत कुछ है इसके अंदर, आप डिटेल परचम ऐप पे जाके देख सकते हो। एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज अभी तो नहीं, काफ़ी टाइम से जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एडिशनल 10% ऑफ हमने रख रखा है, ठीक है। और ये कब आप यूज़ कर पाओगे? जब आप रिचा 10 कोड लगाओगे। अभी एग्जाम का टाइम है, सो लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन बिकॉज वी अंडरस्टैंड आप लोगों को अभी ज़रूरत है ज़्यादा बाइंग की। सो कुछ ना कुछ ऑफर आते रहते हैं। प्लस अभी परचम 2 मिलियन कार्निवल चल रहा है, येस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। 20th नवंबर तक परचम 2 मिलियन कार्निवल के अंडर में आपको काफ़ी सारे हैवी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो आप जब भी कुछ खरीदो एक बार ऐप के ऊपर देख लेना डिस्काउंट कोड कौन कौन से अवेलेबल हैं, और जो भी सबसे हैवी लग रहा हो वो डाल करके आप कोर्स ले सकते हो। सो अदरवाइज ये रिचा 10 आप यूज़ कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ में, मेरे स्टैटिक जीके कोर्स में,
प्रॉपर GA कोर्स के अंदर भी, लेकिन आई एम सेइंग 20 नवंबर तक 2 मिलियन कार्निवल का भी कोई हैवी डिस्काउंट कोड होगा, वो यूज़ कीजिएगा, ये आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं कभी कुछ बाय करें तो, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। अनुपम रे अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। अब जो 4-5 अपॉइंटमेंट्स आप देखोगे सब यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए देखोगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट यानी निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन आए हैं? आंसर इज अनुपम रे। अनुपम रे कैसे याद रख सकते हो? अनुपम खेर से याद रख सकते हो, बिल्कुल। UN का जो डिसआर्मामेंट वाला कॉन्फ्रेंस है उसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की साइड से अनुपम खेर करके आप अनुपम रे याद कर सकते हो। अनुपम खेर तो एग्जामिनर नहीं देगा ना, तो अनुपम रे पे पहुंच जाओगे। चलिए नेक्स्ट। सो देखिए तरीका समझिए, अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यक्ति को जानते हो जिनका नाम इस नए व्यक्ति से मिलता जुलता है, बिकॉज इन लोगों को हम नहीं जानते, बहुत पॉपुलर फेसेस नहीं होते हैं न्यूज़ में, राइट, लेकिन एक्टर्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या कभी आपने कोई कार्टून सीरीज देखी है, कोई सीरियल देखा है, उनके कोई कैरेक्टर के नेम है, वो पॉपुलर होते हैं, तो मिलते जुलते हैं, तो आप रिप्लेस कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द UN एज मेंबर ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। सवाल समझिएगा, एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र का प्रभावी बहुपक्षवाद, ठीक है, ये एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड पोजीशन या एक फीचर है UN का, और उसमें यूनाइटेड नेशन ने मेंबर के तौर पे एक इंडियन इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है वो इंडियन इकोनॉमिस्ट कौन है जो कि इस पोजीशन पे एज अ मेंबर UN में जुड़ी हैं, ठीक है, एंड द आंसर इज जयंती घोष। कौन सा है ये बोर्ड? एडवाइजरी बोर्ड इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है? जैसे जब हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, हम बोलते हैं ना कि यूनिलेटरल मतलब एक पक्ष इन्वॉल्व है, सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व हूँ, बायलेटरल यानी 2 पक्ष इन्वॉल्व हैं, आप और मैं, मल्टीलेटरल यानी बहुत सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं। तो अब देखिए, अगर हमें बहुत सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं और कोई बात कहनी है तो उद्घोष करना पड़ेगा ना, धीरे से बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको घोषणा करनी पड़ेगी, जय जय जोर से घोषणा करेंगे, तो घोषणा से घोष ले सकते हो, जयंती घोष। कब? जब मल्टीलेटरल आपको कुछ बातचीत में कुछ बोलना है, तो ये आपके लिए कीवर्ड हो जाएगा, मल्टीलेटरलिज्म। UN का एडवाइजरी बोर्ड ऑन मल्टीलेटरलिज्म का की मेंबर कौन बनी है इंडिया से? जयंती घोष बनी है। ओके, सो इस पूरी कहानी में से आप कीवर्ड पिक कर सकते हो, आंसर में से कुछ हिंट निकाल के दोनों को एसोसिएट कर सकते हो। सो आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, यू कैन मेक योर ओन निमोनिक्स ऑल्सो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी टू कोऑर्डिनेट प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल डिजिटल कोऑपरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों में समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनवॉय इज काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव दूत, है ना। सो कुल मिला के क्रक्स कितना है कि एंटोनियो गुटेरेस का जो एनवॉय है, जो पूरा उनका एक कोर टीम होगी, तो उसमें टेक्नोलॉजी, एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? ही हैपन्स टू बी एन इंडियन, ठीक है, एंड द आंसर इज अमनदीप सिंह गिल, इंडियन ओरिजिन अमनदीप सिंह गिल। सो आप कैसे याद रखोगे भाई? जो टेक्नोलॉजी होती है आजकल, जो टेक्नोलॉजी है उसमें अमन बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ट्रोलिंग और हेट स्पीचेस और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सो अमनदीप सिंह गिल, अमन लाने के लिए अमनदीप सिंह गिल जी को एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी UN पे बनाया गया है, ठीक है। ओके, Which cricketer is to continue as UNICEF's Goodwill Ambassador for a record 20th year? अब देखिए, इसका जो आंसर है सचिन तेंदुलकर, और वो एक पॉपुलर फेस हैं, तो यहाँ हमें टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी आंसर ऑलरेडी पिक्चरफुल है, सचिन तेंदुलकर बोलते ही सबके दिमाग में सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो आ जाती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यूनिसेफ के जो गुडविल एम्बेसडर हैं, लगातार 20th ईयर इस पोजीशन पे सचिन तेंदुलकर का नाम वापस आ गया है, और शुरू में ये 2003 में जुड़े थे पोलियो प्रिवेंशन के तौर पे इंडिया की साइड से, फिर 2013 में इनको अपॉइंट किया गया था यूनिसेफ एम्बेसडर फॉर साउथ एशिया,
किस बारे में बातचीत करने के लिए? गुड हाइजीन, सैनिटेशन एट्सेट्रा। और अब लगातार 20th ईयर इनको वापस से गुडविल एम्बेसडर के तौर पे ले आया गया है। ओके, इम्पॉर्टेंट रुच, इंपॉर्टेंट जैसे सब है हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं, मैंने इस पे स्टार लगाया तो सिर्फ इसी को याद मत रखिएगा। एवरीथिंग वट एवर यू आर वॉचिंग इन टुडेज वीडियो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। सो रुचिरा कंबोज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? किसको किया? मूर्ति जी को, टी.एस. तिरुमूर्ति। अब देखो मूर्ति मुझे याद है, मैं तिरुमूर्ति तक पहुंच सकती हूँ एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो रुचिरा कंबोज कैसे याद रखोगे? इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, तो हमने बोला ये रुचि लेंगे यार, इनको ले लो रुचिरा कंबोज जी को। पहले वाले तो मूर्ति बन के बैठे रहते थे तिरुमूर्ति जी, ये रुचि तो लेंगी काम में, तो रुचिरा कंबोज। ओके। ONGC had appointed first ever female as chairperson and managing director of the company on an interim basis, यानी कि ONGC ने अंतरिम आधार पर कंपनी के CMD के रूप में पहली महिला को नियुक्त किया था। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज हर नेम। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ONGC के CMD पोजीशन पे अब ये महिला नहीं है, नया अपॉइंटमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी बिकॉज शी हैपन टू बी द फर्स्ट फीमेल जो कि CMD की पोजीशन होल्ड की थी जिन्होंने ONGC की, तो नाम तो याद रखिएगा, कई एग्जाम में तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, अलका मित्तल। सो आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट फीमेल टू बी द CMD ऑफ ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, सो आंसर विल बी अलका मित्तल। लेकिन अभी करंट पोजीशन कौन होल्ड कर रहा है ये? तो आंसर विल बी राजेश कुमार श्रीवास्तव, ये ध्यान रखिएगा। एंड अलका मित्तल के, हाँ बस इतनी सी बात है, अलका मित्तल को किसने रिप्लेस किया? राजेश कुमार श्रीवास्तव जी ने। सो ही इज द करंट CMD। फाइन, सितंबर ऑनवर्ड्स ही हैज टेकन ओवर द पोजीशन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अलका मित्तल मार्क करके मत आ जाइएगा। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टू बी अपॉइंटेड एज द हेड और CMD ऑफ ONGC, बट शी हैज नाउ बीन रिप्लेस बाय श्रीवास्तव जी, who has been appointed as Director General of National Mission for Clean Ganga NMCG under Ministry of जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार। अशोक कुमार जी को जानते हो? किशोर कुमार जी को जानते हो? किशोर कुमार के बड़े ब्रदर अशोक कुमार। और नहीं जानते हो तो ये लो इनकी फोटो, ये लो। अब देखो इनके चेहरे भी बहुत मिलते जुलते हैं, नाम तो है ही मिलता जुलता, तो आप ये कर सकते हो, इन अशोक कुमार से याद रख सकते हो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, गंगा की सफाई से जुड़ा हुआ पूरा मिशन, उसके डायरेक्टर जनरल के तौर पे अशोक कुमार। इनको रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक, ये सॉन्ग सुना है? नहीं सुना तो सुनिएगा, ठीक है। तो अशोक कुमार जी भी याद रह जाएंगे, और क्लीन गंगा मिशन, गंगा के किनारे वो ये गाना गा रहे हैं तो याद रह जाएंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जी अशोक कुमार। एंड इन्होंने किसको सक्सीड किया है? राजीव रंजन मिश्रा जी को सक्सीड किया है। एंड जी अशोक कुमार इज पॉपुलरली नोन एज रेन मैन ऑफ इंडिया, बिकॉज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर इन्होंने बहुत सारे जो भी अभी तक काम किए हैं उनके चलते इनको ये टाइटल मिला है। Central government has reappointed whom as chairman of the Commission for Agriculture Costs and Prices। देखिए जो भी ये कमीशंस बनती है ना इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, उनके जो चेयरपर्सन अपॉइंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो जानना ज़रूरी है। यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट हुआ है, यानी CACP जो है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी जो फसल है उसके कॉस्ट, प्राइसेस, फार्मर वेलफेयर, इनसे जुड़ा हुआ ये पूरा कमीशन है, और उसके चेयरपर्सन दोबारा अपॉइंट हुए हैं। नाम क्या है? VPS। वापस देखो, वापस अपॉइंट हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कमीशन है, VPS। सो विजय पॉल शर्मा। अब रिमेंबर दैट फार्म लॉज वापस ले लिए गए थे, है ना, तो फार्म लॉज वापस लिए हैं, फार्म से रिलेटेड यानी फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड कमीशन के चेयरपर्सन वापस आए हैं, तो सब में वापस है, तो वापस विजय पॉल शर्मा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये जो ट्रिविया है ना, ये आप पढ़ते चलिएगा, मैं हर एक चीज़ नहीं पढ़ रही हूँ, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, और मेन काम अपना ये याद करना है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो जनरल हैं, दैट इवन यू कैन रीड, इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो मैंने डाले हुए हैं, स्टैटिक पोर्शन है जो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? रघुवेंद्र तंवर। ICHR, जैसे ICMR भी है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पूछूं बताओ चलो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेड कौन है? ICMR के हेड कौन है? और ये ICHR है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ऐतिहासिक रिसर्च वगैरह जो भी होगी, अनुसंधान जो भी होगा, रिसर्च ही बोलते हैं ना, हाँ, उससे रिलेटेड रघुवेंद्र तंवर। रघुवर तेरी राह निहारे सातों जन्म से। अब रघुवेंद्र जी यानी राम जी है ना, तो राम जी तो हिस्ट्री का ही हिस्सा है ना, राइट? एज एन इंडिविजुअल तो हिस्ट्री में ही कहीं एग्जिस्ट करते थे, तो इसलिए ICMR हिस्टोरिकल रिसर्च, रघुवेंद्र जी पे रिसर्च, रघुवेंद्र तंवर हिंट हो जाएगा। Who has been appointed as India chef de mission? What is chef de mission? बेसिकली आप बोल सकते हो कि मैनेजर हैं, जो पूरा टीम जाएगी, जितने भी लोग जाएंगे उन सबको मैनेज करने का काम ही शेफ दे मिशन। पूरा मिशन पे जो भी लोग जाएंगे ना, उनको ये उनके हेड हैं, ये मैनेज करेंगे उनको। सो हुज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया शेफ द मिशन फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपॉइंट करती है शेफ द मिशन, जितने भी इंटरनेशनल गेम्स होंगे और उसमें हमारा पूरा कंटिजेंट जाएगा या पूरा टीम जाएगी। तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए शेफ द मिशन कौन रहे? आंसर इज राजेश भंडारी। राजेश भंडारी, इसके लिए मेरे पास कोई हिंट नहीं है, सीधे सीधे करिएगा। और यही शेफ द मिशन एशियन गेम्स 2022 के लिए कौन रहे? सरदार जी आएंगे हमारे, बाजवा जी, भूपेंद्र सिंह बाजवा। भूपेंद्र सिंह बाजवा जी प्रेसिडेंट हैं वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी। तो क्योंकि ये न्यूज़ में रहे, ज़रूरी नहीं है शेफ द मिशन एशियन गेम्स ही पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है। तो बाजवा जी क्योंकि न्यूज़ में ही है, इनसे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। सो भूपेंद्र सिंह बाजवा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वुशु एसोसिएशन या वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अच्छा, एशियन गेम्स कहाँ हुए? हांगझाओ चाइना में हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए? कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुए। ये करंट अफेयर्स में हम डिटेल में तो पढ़ते ही आ रहे हैं, एक बार ग्लिम्स ले लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। विनय कुमार त्रिपाठी अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन कम CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। जो रेलवे बोर्ड है उसके अध्यक्ष सह CEO यानी चेयरमैन कम CEO विनय कुमार त्रिपाठी। तो विकट समझते हो? विकट यानी जटिल, यानी कॉम्प्लेक्स। सो विकट जगहों तक भी हमारा रेलवे पहुंच जाता है, पहाड़ों पे पहुंच जाता है, घाटियों में पहुंच जाता है, जंगलों में पहुंच जाता है ना। तो विकट जगहों पे हमारा रेलवे पहुंच जाता है। तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन कम CEO हैं वो भी विकट हैं, कॉम्प्लेक्स विकट, VKT विनय कुमार त्रिपाठी। ओके। S सोमनाथ अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो न्यूज़ में इतना रहता है कि इनके चेयरमैन आपके मुंह जुबानी याद होने ही चाहिए आपको। पहले सिवान जी थे, उनको रिप्लेस कर दिया सोमनाथ जी ने, ठीक है। सो ही हैज़ रिप्लेस के सिवान एंड नाउ हु इज द न्यू इसरो चीफ? S सोमनाथ। Who has been appointed as new chairperson of Securities and Exchange Board of India? ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे पूछा था। सेबी की नई चेयरमैन कौन है? और यही पहली महिला चेयरपर्सन भी हैं। सो फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन और द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी इज माधुरी पुरी बुच। माधवी, नॉट माधुरी, माधवी पुरी बुच। सो ऋचा शर्मा पुरी है ना, मैम का नाम पूरा ये है। सो मेडन सरनेम शर्मा है, आफ्टर मैरिज सरनेम पुरी है। सो ऋचा शर्मा पुरी से भी आप पुरी को याद रख सकते हो। नहीं याद करना तो सीधे सीधे कर लो बच। बच्चों को बोलते ना बच बेटा, और नहीं खाना, बच इतना अच्छी खाना था। ओके, तो माधवी पुरी बुच बच पहली चेयरपर्सन है फीमेल ये सेबी की, इससे पहले आज तक नहीं हुई, बच ये पहली है। तो ऐसे करके भी आप बुच याद रख सकते हैं, माधवी पुरी बुच। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अजय त्यागी जी को। डू रिमेंबर दिस फैक्ट। Government appoints Justice D.N. Patel as the chairperson of TDSAT. What is TDSAT? TDSAT is Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal. टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है ये। सरकार ने जस्टिस D.N. पटेल को 4 साल के लिए TDSAT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। कैसे याद रखोगे? टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है ना। सो भाई टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे ना, यूजली फ़ोन करके लोग पटा लेते हैं, अरे सर सेटल कर लीजिए ना, कोई बात नहीं ना। तो इनको पटा नहीं पाएंगे आप।
फ़ोन करके मीठी मीठी बातें करने से पटेल साहब पटेंगे नहीं, इसीलिए इनको इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। ओके, सो जस्टिस D.N. पटेल किसके? TDSAT के। ओके, एंड व्हाट इज TDSAT? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, ये इससे पहले ना इनके बारे में देख लीजिए, चीफ जस्टिस रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। कई बार ये भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि D.N. पटेल जो कि हाल ही में चेयरपर्सन बने हैं TDSAT के, वो पहले कौन से हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं? या चीफ जस्टिस, सॉरी नॉट जस्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सो यू मस्ट नो दिल्ली हाई कोर्ट के रहे साहब। ओके, सो आप इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे भी, मेहनत करोगे भी, पर एक फैक्ट छोड़ दिया और एग्जामिनर ने वो पिक कर लिया तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ना पढ़ने से ज़्यादा ऐसे केसेस में बुरा लगता है कि अरे पढ़ा तो था पर ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। ठीक है, सो मेक श्योर कि हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम कवर करते चलें। Who has been appointed as the new CEO of Jet Airways? Okay, so Jet Airways को मिले हैं नए CEO and the answer is संजीव कपूर। अब ये संजीव कपूर वो नहीं है मतलब एक संजीव कपूर है शेफ संजीव कपूर, खाना खजाना आता था शायद उनका, है ना। तो संजीव कपूर जी को अगर आप जानते हैं शेफ वाले को, तो आप इनको याद रख सकते हैं कि संजीव कपूर जेट एयरवेज के नए CEO बने हैं। और इसी के साथ एक और एयरलाइन देख लीजिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया कौन से ग्रुप के पास है? टाटा ग्रुप के पास है। सो एयर इंडिया के नए चेयरमैन भी टाटा सन्स के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन। वो तो याद नहीं रख रहे हो चंद्रशेखर जी? कौन थे चंद्रशेखर जी? इंडियन एयरफोर्स का जो अकेडमी है उसके कमांडेंट थे। ओके, और ये हैं N. चंद्रशेखरन, टाटा सन्स के चेयरमैन, और जो कि चेयरमैन बने हैं एयर इंडिया के भी। राजेश गोपीनाथन इज द MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी? इनका भी अपॉइंटमेंट रिसेंट न्यूज़ में रहेगा कि राजेश गोपीनाथन MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन सी कंपनी के बने? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो आप कैसे याद रखोगे गोपीनाथन को? राजेश गोपीनाथन। सीधे भी कर सकते हो, नहीं तो गोपी होती है ना, गोपियाँ जानते हो, कृष्ण जी की बहुत सारी गोपियाँ थी, उनमें से एक राधा जी सबसे प्रोमिनेंट थी, बाकी सारी बहुत सारी गोपियाँ थी। और गोपियों का काम क्या था? एडवाइस देना राधा को, राधा ऐसे कर लो, राधा वैसे कर लो। तो गोपियाँ ना एडवाइजरी बहुत देती थी, तो बस, या कंसल्टेंसी बोल दीजिए, एडवाइजरी मत बोलिए, कंसल्टेंसी देती थी। कोई भी प्रॉब्लम में राधा उनके पास आती, गोपियाँ कंसल्टेंसी देती। तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजेश गोपीनाथन। ओके, who has been appointed as the new chairperson of high powered committee on चार धाम प्रोजेक्ट by सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, जो उत्तराखंड है वहाँ पे भी चार धाम है। एक तो हिंदुस्तान के चार धाम है, भारत के चार धाम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। नाम बता दो चलो, चार धाम जो है ना इंडिया के, उनके नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। एक है उत्तराखंड के चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देन यमुनोत्री, गंगोत्री। ठीक है, सो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को कनेक्ट करने के लिए हाईवे प्रोजेक्ट, 2 लेन हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो उसका हिमालयन इकोसिस्टम पे और एनवायरनमेंट वगैरह पे क्या इम्पैक्ट कैसा रहेगा और उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक पूरी कमेटी बनी। ओके, और उस कमेटी को कहा गया हाई पावर्ड कमेटी, और उस हाई पावर्ड कमेटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट है ना, और ये बनाई सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब इसके चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? आंसर इज जस्टिस A.K. सिकरी। जस्टिस A.K. सिकरी। तो सिकरी जी कैसे याद रख सकते हो? अरे भाई, सकड़ी रोड बनाना, सकड़ी समझते हो? नैरो, संकड़ी, सिकरी, तो थोड़ी सिकड़ी रोड बनाओ तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो हिमालय को, है ना, हिमालयन इकोसिस्टम को। तो ऐसे करके आप सिकरी साहब याद रख सकते हैं। Who has been appointed as the new chairperson of IRDAI in 2022? What is IRDAI? Insurance Regulatory and Development Authority of India। तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है ना, उनको रेगुलेटर ऑथराइज, मतलब उनके ऊपर अथॉरिटी रखने का काम IRDAI करती है। और इसके चेयरमैन यानी कि IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा। इंश्योरेंस क्या बोलती है? जीते रहो। इंश्योरेंस बोलती है लंबी आयु, आपके जाने के बाद भी आपके घर वाले दुखी ना हो। तो इंश्योरेंस में कहीं ना कहीं आशीर्वाद इन्वॉल्व है। तो देबाशीष, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है, व्हाट एल्स, बस चलो आगे। रंजीत रथ सिलेक्टेड एज न्यू CMD ऑफ PSU ऑयल इंडिया लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके नए CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? रंजीत रथ। ओके, कैसे याद रखोगे? मैं जब बहुत छोटी थी ना तो घर में डालडा का इस्तेमाल होता था कभी कभी। ओके, तो घी अलग होता था और डालडा चलता था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, है ना, लेट 80s। सो उस टाइम एक ब्रांड आता था डालडा का, रथ। आई डोंट नो आप में से किसी ने सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। सो मेरे लिए थोड़ा सा रिलेटेड है, तो मैंने रंजीत रथ कर लिया कि भाई ये ऑयल इंडिया है ही, ऑयल इंडिया और डालडा, रथ डालडा, तो हमने एसोसिएशन कर लिया। नहीं तो आप रंजीत वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो रंजीत है और वो ऑयल बहुत लगाते हैं भाई, तो ऑयल इंडिया के CMD रंजीत रथ याद कर लीजिएगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सुशील चंद्र मिश्रा जी को। तो कहाँ तो रंजीत एकदम गुंडा मूवी में जो दिखाते हैं, और ये सुशील चंद्र, इनको रिप्लेस किया रंजीत रथ ने। नेक्स्ट, हु इज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू चाइना। देखिए, बहुत सारे एम्बेसडर्स न्यू अपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनसे इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, उनकी स्टडी इंपॉर्टेंट है, उनके एम्बेसडर्स तो एटलीस्ट दिमाग में बिठा के रखिएगा ही, ठीक है। सो इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू चाइना कौन है? प्रदीप कुमार रावत। पकड़, और पकड़ के रखना चाइनीज़ को, है ना, ज़्यादा घुसपैठ नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने हमारा जो एम्बेसडर भेजा है वो ऐसा ही भेजा है जो इंटरनेशनल रिलेशन पे पकड़ रखता हो। तो चाइनीज़ एम्बेसी, चाइना के अंदर जो इंडियन एम्बेसडी है उसमें बहुत अच्छी पकड़ रखी है PKR से प्रदीप कुमार रावत जी ने। बायोकॉन चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ इलेक्टेड फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ ईडनबर्ग इन स्कॉटलैंड। सो ये ऑनर्स होते हैं जो अलग अलग देश देते हैं, बेस्ट सिविलियन ऑनर्स होते हैं जब आपने कुछ बहुत उत्कृष्ट या एमिनेंट किया होता है अपनी फील्ड में, और उसमें ग्लोबल इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, तो अलग अलग कंट्रीज़ आपको ऑनर्स देती हैं। तो उनमें से एक ऑनर है जो कि फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ ईडनबर्ग के तौर पे इनको मिला, एंड ये स्कॉटलैंड में दिया गया। और क्यों दिया गया? इन्होंने जो लर्निंग और यूज़फुल नॉलेज का एडवांसमेंट किया, सबको पता चले, तो बायोकॉन चेयरपर्सन है ही, उस फील्ड में जुड़ी हुई हैं। जो RSC स्कॉटलैंड है वो नेशनल अकेडमी है स्कॉटलैंड की, और 1783 में बनी थी। इसके अलावा किरण मजुमदार शॉ जी के बाकी जो अवार्ड्स हैं वो देख लीजिए। नेशनल लेवल पे हम बात करें तो पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजी जा चुकी हैं। और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने उनके हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर्स या ऑनर्स इनको दिए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, 2020 में इनको मिला। देन नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लेजन ऑफ ऑनर, ये भी इनको मिल चुका है। सो ये रही किरण मजुमदार शॉ जी की बात। हु इज़ द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले चेयरपर्सन के तौर पे आए सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। सो नाम कितना इंटरेस्टिंग है, सेनापति। सो RBI रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सेनापति के तौर पे चेयरपर्सन को लाया गया है सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। हु इज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय में एडवाइजर यानी सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? विनोद जी खंडरे। विनोद जी खंडरे। तो अब ये एडवाइस करेंगे, अरे कहाँ बम फोड़ रहे हो सर, यहाँ तो खंडर है, यहाँ टेररिस्ट नहीं है, वहाँ बम फोड़ो, ऐसे करके आप याद रखेंगे कि एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना, तो डिफेंस को एडवाइस करेंगे कि कहाँ खंडर वंडर पे नहीं बम फोड़ने का है, उधर जाके हमला करिए, उधर टेररिस्ट मिलेंगे। सो खंडरे, विनोद जी खंडरे। Who has been appointed as the new chairman of Broadcast Audience Research Council, BARC, बार्क जिसे हम बोलते हैं। सो बार्क इंडिया को अपने नए चेयरपर्सन मिले हैं, और कौन है बार्क इंडिया के नए चेयरपर्सन? शशि सिन्हा। शशि सिन्हा। तो आप इनको शशि कपूर से कर सकते हो। शशि कपूर अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आप वापस गूगल करिए, उनके चेहरा देखिए, मैंने फ़ोटो नहीं लगाई यहाँ पे। तो शशि सिन्हा ले सकते हो, नहीं तो सीधे कर लो। मैं और भी शशि बता दूं पर कोई सेंस नहीं निकलेगा, है ना। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, फॉर 4 years फ्रॉम 22 to 26, यानी कि 2022 से 26 तक 4 वर्षों के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? असम के CM कौन है? शर्मा जी। ऊपर क्यों देखा मैंने? क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा,
विश्व, तो हेमंत बिस्व शर्मा असम के सीएम, वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कौन है, न्यू प्रेसिडेंट है और अगले 4 साल तक रहेंगे। नटराजन सुंदर अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ NARCL, NARCL जिसे बैड बैंक भी कहा जाता है। तो NARCL नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और ये 2021 में बनी थी, और इसके MD एंड CEO अभी कौन बने हैं, सुंदर जी, नटराजन सुंदर। तो NARCL को आप बैड बैंक से याद रखिएगा कि भाई जितने भी आपके बैड डेट्स वगैरह होते हैं तो उनको सारे केसेस आप NARCL को दे दीजिए ताकि आप अपनी कोर बैंकिंग पे फोकस कर सको। इस कॉन्सेप्ट से NARCL को लाया गया है। और बैड बैंक के MD CEO सुंदर, ये बैड है, ये सुंदर है, नटराजन सुंदर। ओके, अच्छा, ये जो बैड बैंक है इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर की अंडरटेकिंग है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अंडरटेकिंग है वो 51% ओनरशिप की होती है, जनरली मैं बता रही हूँ। देन बैड बैंक, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी आपके स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं, उनको आप, उन सारे केसेस को आप बैड बैंक को दे सकते हो कि भाई आप इनका सल्टारा करो, आपने लोन दिए, लोग चुका नहीं रहे हैं, तो आपके जो भी बैड एसेट्स हैं वो आप इनको दे सकते हो। दे विल बी सेटिंग इट आउट एंड यू कैन फोकस ऑन योर कोर बैंकिंग। Who has been appointed as Director General National Informatics Center, NIC, National Informatics Center। So अगर आप इंफॉर्मेटिक्स की बात करो, हिंदी में भी देख लेते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो आजकल इंफॉर्मेटिक्स ने हमें हर जगह से घेर रखा है, नहीं? आप कुछ भी देखो तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो आपका कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, आपको कुछ और दिखा रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इंफॉर्मेटिक्स ने हमें हर जगह से घेर रखा है, और इसीलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ NIC राजेश गेरा याद करेंगे आप ऐसे। चेन्नई बेस्ड गरुड़ एरोस्पेस, इंडियाज लीडिंग ड्रोन एज अ सर्विस प्रोवाइडर हैज अपॉइंटेड whom एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए, जो गरुड़ एरोस्पेस है वो ड्रोन्स बनाता है और जनरल पर्पस यूजेस के लिए, यूटिलिटी के लिए बनाने के इनका काम चल रहा है। और धोनी जो है, MS धोनी, वो इनके ब्रांड एम्बेसडर और इनके स्टेक्स भी हैं इस कंपनी के अंदर। Who has or have been appointed as part-time non-official directors of Central Board of RBI, Reserve Bank of India का जो सेंट्रल बोर्ड है उसके नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, वो भी पार्ट टाइम किसको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि RBI सेंट्रल बोर्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो 4 नाम आपको दिख रहे हैं, ये चारों पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI नियुक्त किए गए हैं। आनंद महिंद्रा, जिनको आप जानते ही हो, वेणु श्रीनिवासन, पंकज पटेल एंड रविंद्र ढोलकिया। ओके, सो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके, और RBI की जो ट्रिविया है ना, अच्छे से देख लीजिएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, देन डेप्यूटी गवर्नर्स 4 हैं, चारों के नाम देख लीजिएगा, MK जैन, MD पात्रा, M राजेश्वर राव, T रवि शंकर। सो ये वाली ट्रिविया इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो भी ट्रिविया आपने इसमें देखी है सारी ध्यान देनी है आपको। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बट अ पॉपुलर अपॉइंटमेंट, आप न्यूज़ में कई बार देखोगे। परमेश्वरन अय्यर बिकम्स CEO ऑफ नीति आयोग, जो थिंक टैंक माना जाता है गवर्नमेंट का। सो परमेश्वरन अय्यर, और इनसे पहले कौन थे, अमिताभ कांत थे। Who has been appointed as chairman of Central Board of Direct Tax, CBDT के नए चेयरमैन कौन आ गए हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज नितिन गुप्ता। आप अपना कर, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, इनकम टैक्स आ जाता है, आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होता है वो भी आ जाता है। तो आप अपना टैक्स गुप्त नहीं रखो, इसके लिए नितिन गुप्ता जी को CBDT का चेयरमैन बनाया गया है। Who has been appointed as the new chief of Press Council of India, and here comes the answer to my second question जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी पहली वुमेन चेयरपर्सन मिली हैं, क्या नाम है उनका? रंजना प्रकाश देसाई। सुना सुना सा लग रहा है ये नाम, हाँ, बिकॉज जो डीलिमिटेशन कमीशन बनी थी JNK के लिए, उनमें इवन शी वॉज वन ऑफ द हेड्स, इन्होंने हेड किया था उस डिलिमिटेशन कमीशन को। सो रंजना प्रकाश देसाई फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुकी हैं एंड नाउ शी इज द न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है PCI यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की।
Which Indian umpire has been retained in the ICC elite panel? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका एलिट पैनल होता है और उसके अंदर भारत के एक जो अंपायर हैं उनका नाम शुमार हुआ था और इस बार भी कंटिन्यू एडेड रहा है। तो रिटेन यानी उनका नाम वहीं बरकरार रखा है, ठीक है। उनका नाम है नितिन मेनन। सो इंडिया से एक मेन जिनका नाम पिछली साल भी था, इस साल भी आईसीसी एलिट पैनल के अंदर, वो है नितिन मेनन। और ओनली इंडियन इन द 11 मेंबर एलिट पैनल, जो 11 लोग हैं इस पूरे एलिट पैनल में और इंडिया से सिर्फ एक हैं। सो ओनली मेनन, नितिन मेनन। और अभी तक की बात करें ओवर द इयर्स, तो ही हैज़ बिकम थर्ड इंडियन अंपायर आफ्टर एस वेंकट राघवन एंड एस रवि टू बी ऑन द लिस्ट। तो अब देखिए इस न्यूज़ से मिलता जुलता आपसे ये भी पूछा जा सकता है आईसीसी एलीट पैनल में आज तक कितने एम्पायर्स का नाम शुमार है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है नितिन मेनन से पहले और कितने लोग इस पैनल में शामिल हो चुके हैं। सो कैसे भी क्वेश्चन पुट ऑन किया जा सकता है। Who has become the first woman president of Federation of International Cricketers Association FICA, FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीजा स्टैलेकर, क्या हो गया मेरे को, स्टैलकर। ओके, सो लीजा स्टैलेकर जो हैं ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मर क्रिकेटर और पहली वुमेन भी थी जिन्होंने 1000 रन्स और 100 विकेट्स वनडे इंटरनेशनल के अंदर स्कोर किया था। नाउ शी हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फीका, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। ओके, लीसा स्टैल्कर। Who has been elected as new Secretary General of OPEC? अब आ जाएंगी यहाँ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और किसी के भी अगर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल या इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कोई नए नाम हैं तो वो हम देखेंगे। ओपेक क्या है? ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और इसमें 13 नेशंस आते हैं। सो ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? हैज़म अल गैस, पेट्रोल एंड गैस बोलते हैं ना यूजुअली, हम साथ में आते हैं ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम है और साथ ही में गैस नहीं थी तो हमने अल गैस साहब जो कि कुवैत से हैं उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया। सो एसोसिएशन बिठा लीजिएगा। Who has been named as the new chief economist of IMF International Monetary Fund to replace गीता गोपीनाथ? इंडियन ओरिजिन की गीता गोपीनाथ जब चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी IMF की तो बहुत न्यूज़ में रहा था। अब उनकी जगह कौन आए हैं चीफ इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के? सो गीता गोपीनाथ की जगह लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर इज पियर ओलिवियर गोरेनकास। पियर ओलिवियर, सो प्यारे ओलिवर है ना, या प्यारे गोरे, एक प्यारे गोरे को बनाया है चीफ इकोनॉमिस्ट IMF का टू रिप्लेस गीता गोपीनाथ। पियर से प्यारे कर सकते हो, ठीक है। और जो गीता गोपीनाथ है ऐसा नहीं है कि अब उनको हटाई दिया, नो, शी इज बीन फर्दर एलिवेटेड, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है वो IMF की। ओके, Ali Khan Smilov has been appointed as the new Prime Minister of which country? Ali Khan Smilov, कजाकिस्तान। कहाँ के? कजाकिस्तान के। सो कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, ये सॉन्ग है ना। सो कागज के 2 पंख लेके, जैसे मैंने गाना गाया या आपने सुना तो आपके मुंह पे स्माइल आ गई है, नहीं भी आई तो भी मान लो। तो स्माइलोव, अली खान स्माइलोव कजाकिस्तान के नए PM बने हैं। Name the Prime Minister of Barbados who has been sworn in for the second state term in January 2022. बारबाडोस जो कि एक रिपब्लिक बना था हाल ही में और उसकी जो पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं या पहली प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक नेशन के तौर पे रहीं, उन्हीं को सेकेंड टर्म के लिए वापस अपॉइंट किया गया है। नाम इज मिया मॉटले। मिया मॉटले, ओ मामा मिया, वापस से, वेरी गुड। सो मॉटले प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस 2018 से हैं एंड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी हैं एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अंडर अ रिपब्लिक सिस्टम। उससे पहले क्वीन के अंडर में आता था बारबाडोस, है ना। चाइनीज डिप्लोमेट ज़ांग मिंग टेक्स ओवर एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल ज़ांग मिंग फ्रॉम चाइना, चांदनी चौक टू चाइना। ओके, देन इन्होंने किससे कार्यभार लिया है? सो ही हैज टेकन इट फ्रॉम व्लादिमीर नोरोव जो कि उज्बेकिस्तान से थे। नेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नेटो, उसके सेक्रेटरी जनरल हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर टिल 2023। सो नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है स्टोल्टनबर्ग, जेंस स्टोल्टनबर्ग, राइट। एंड ये 2014 के अंदर इनका नाम सेक्रेटरी जनरल के तौर पे दिया गया था और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे के भी रह चुके हैं। Which country's Gilbert Humbo has been selected as the next Director General of ILO International Labour Organization? यानी किस देश के गिलबर्ट ह्यूम्बो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अगला महानिदेशक चुना गया है? कौन से देश के? टोगो के हैं। टोगो कहाँ है? टोगो आता है अफ्रीका के अंदर, दिस पोजिशन टोगो। टोगो से गिलबर्ट ह्यूम्बो। बहुत सारी लेबर है और कुछ बो रही है, ऐसे आप कर सकते हो। ह्यूम्बो टोगो से हैं ये, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं एंड पहले अफ्रीकन हैं जो कि इस पोजीशन को होल्ड करना शुरू कर दिया है। Former RBI Governor Urjit Patel appointed Vice President of AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank. उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, अब वो AIIB के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं, विच इज़ अ बिग, इन्होंने बहुत बड़ा एक्युलेड अर्जित किया है अपने लिए, है ना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उर्जित पटेल, कितनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अब हम बैंक से जुड़े हुए अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं और ये लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का। और हाँ, एक और आएगा ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD एंड CEO के तौर पे कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज बलदेव प्रकाश। BP से कर सकते हो भाई। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जाके आपका BP ऊपर नीचे नहीं हो कि अरे काम नहीं हो रहा, ढंग से मैनेजमेंट नहीं हो रहा, कभी आप BP ऊपर कर रहे हो, कभी नीचे कर रहे हो, ये मत करो। हम बलदेव प्रकाश जी को भेज देते हैं, JNK में BP की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, नेम द न्यूली अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड। पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO आए हैं स्वरूप कुमार साहा। इतना रूप होता है ना पंजाबियों में, सहा ही नहीं जाता हमसे, देख देख के हम ऐसे होते रहते, कहाँ से लाते हैं इतना रूप ये। तो पंजाब और सिंध बैंक या पंजाब और सिंध के लोगों का रूप इतना होता है, सहा नहीं जाता। स्वरूप कुमार साहा जी। दूसरे बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, और ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था। मनी मेखलाई बनी है पहली वुमेन MD ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अपनी पहली वुमेन MD मैनेजिंग डायरेक्टर मिली, A मनी मेखलाई। ओके, और फिर AKS हैज़ बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडिया का अच्छा अक्स ओवरसीज प्रेजेंट कर सके। अक्स समझते हो? अक्स आप बोल सकते हो रिफ्लेक्शन, है ना। हम मिरर में हमारा अक्स देखते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन देखते हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव, बहुत कॉमन सा नेम है अजय श्रीवास्तव, कुछ नया अलग होता तो हम कुछ टेक्निक बनाते, तो हमने अक्स ले लिया, अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव जी इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO अब बनेंगे। इनका नाम डिक्लेयर कर दिया गया है, बट अभी इन्होंने इस पोजीशन को होल्ड नहीं किया है। 2023 1 जनवरी से ये होल्ड करेंगे। यहीं पे आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि अभी इस पोजीशन पे कौन है, हु इज़ द इनकम्बेंट, करंट अभी जो इनकम्बेंट के तौर पे इस पोजीशन को संभाल रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO अभी कौन है, और जिनको कि रिप्लेस करेंगे अक्स अजय कुमार श्रीवास्तव जी। इंडियन ओवरसीज में हमारा अक्स अच्छा रहे, ऐसे हिंट ले सकते हो आप। ये रहे, तो अभी मैंने आपसे पूछा और ये रहा आंसर। इंडियन ओवरसीज बैंक के इनकम्बेंट MD एंड CEO इज पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, PP सेनगुप्ता। उसके अलावा देख लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्ढा। आप इमेजिन करिए बैंक ऑफ बड़ौदा में गए हो, बैंक ऑफ बड़ौदा दिखता है ना इमेजिनेशन में, हर कोई चड्ढा पहन के घूम रहा है वहाँ पे, सारे कस्टमर्स चड्ढे में हैं, बर्म्यूडाज चड्डाज, है ना, और सारे एम्प्लॉयज़ चड्ढे में हैं, ब्रांच मैनेजर चड्ढे में हैं। चड्ढा BOB चड्ढा याद रह जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया अतनु कुमार दास, बैंक ऑफ इंडिया अतनु कुमार दास, ये तो खुद करो।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम वेंकट राव, एम वेंकट राव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका भी शॉर्ट फॉर्म देखो तो सीबीआई लगता है, पर ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो जैसे किसी ने बोला जहाँ सीबीआई बुला रहा है आपको, सीबीआई का मैनेजर बुला रहा है, आपने बोला अरे कट कट कट, मैं नहीं जा रहा हूँ, कट करो ये मीटिंग को, मैं नहीं जा रहा हूँ, सीबीआई के पास कौन जाएगा? फिर आपने बोला अरे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है यार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सो अरे कट करो, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो वेंकट राव, थोड़ा हिंट ले सकते हो आप। इंडियन बैंक शांतिलाल जैन, ओके। देन यूको बैंक सोमा शंकर प्रसाद जो है, सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक के हैं। और लास्टली आईओबी हमने देख ही लिया। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अपॉइंटेड विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर एज ब्रांड एंडोर्सर। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे बैंक एंडोर्सर के तौर पे किस वुमेन क्रिकेटर को अपॉइंट किया? आंसर इज शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा वॉज द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर। 2019 में 15 साल की उम्र पे यंगेस्ट क्रिकेटर ये बनी जिन्होंने की विमेन T20 इंटरनेशनल मैच खेला हो, ओके। और 2021 में 3 सिक्सेस टेस्ट मैच में लगाने वाली भी पहली क्रिकेटर बन गई। सो बहुत यंग एज में बहुत सारे रिकॉर्ड्स इनके नाम है। एंड दीज आर द अदर ब्रांड एम्बेसडर्स जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तौर पे हमने ऐड कर दिया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, विद्या बालन, पिक्चर बन जाती है दिमाग में तो आप कर सकते हो। इधर भारती जो वो कॉमेडियन है उनसे भी आप एसोसिएशन चाहें तो विद्या बालन का कर सकते हो। मेट बडी अमिताभ बच्चन, बुजुर्ग हो ही रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, तो मेट बडी आप मेडी बडी, नॉट मेट बडी, मेडी बडी दवाइयों से आप एसोसिएशन कर सकते हैं। कृषि नेटवर्क पंकज त्रिपाठी क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से ही आते हैं तो कृषि नेटवर्क से आप एसोसिएशन बना सकते हो। खादी एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार मनोज तिवारी बिहार से ही हैं तो खादी और हैंडीक्राफ्ट से एसोसिएशन। एडिडास मनिका बत्रा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर्स गुरुग्राम से हैं तनिषा कोटिया एंड रितिका कोटिया सिस्टर्स। और आपके लिए आखिरी सवाल है, बताइए ये दोनों सिस्टर्स कौन से स्पोर्ट या गेम से एसोसिएटेड हैं? कोटिया सिस्टर्स, ठीक है जी। सो ये हो गए सारे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम जनवरी टू जून 2022 जो कि अभी तक हमने अपडेट कर दिए थे, यानी उसमें कोई भी ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं है जो आप कोई और आ गया है और हम आपको पुराना पढ़ा रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। रिमेनिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए लाइक आई टोल्ड यू आप मंथली करंट अफेयर्स गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे मिल जाएंगे। एज यूजुअल आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो विथ अ थॉट जिसके ऊपर आप भी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगी और वी विल ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट इट इन आवर लाइव्स। डोंट डू मैक्रो ऑन माइक्रोज। अब ये क्या है? मैक्रो। डोंट पुट एनीथिंग मैक्रो ऑन एनीथिंग माइक्रो। मैक्रो यानी मेजर इंपॉर्टेंट, माइक्रो यानी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट। आपकी पढ़ाई में मैक्रो टाइम आप मैक्रो टॉपिक्स को दीजिए, मैक्रो कॉन्सेप्ट्स को दीजिए। माइक्रो टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, माइक्रो का मतलब विच इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। हम ये नहीं कहेंगे अनइम्पॉर्टेंट, लेकिन नॉट मच इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोई टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत वेटेज नहीं रखता, उसमें से क्वेश्चन भी नहीं देखे गए, लेकिन आपको अच्छा लगता है, आपको इजी लगता है, तो आप बहुत सारा समय उसी को मास्टर करने में, उसी में PhD करने में निकाले जा रहे हो। सो आपका मैक्रो टाइम, आपके मैक्रो एफर्ट्स, आपके मैक्रो इमोशंस, राइट, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? वो चीज़ें कहीं माइक्रो तो नहीं है, ये बैठ के आज आप टेस्ट करेंगे। क्या आप मैक्रो छोटी छोटी माइक्रो बातों के अंदर मैक्रो एनर्जी, मैक्रो डिस्कशंस तो नहीं करते हैं? छोटा सा मुद्दा है आपके फ्रेंड का और आप घंटों उस पर डिस्कशन करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। छोटा सा अनइम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, आप उसमें मैक्रो टाइम पढ़ने में लगा रहे हैं, राइट। कोई छोटी सी बात किसी ने कह दी, आप मैक्रो टाइम और एनर्जी उसके बारे में सोचने में वेस्ट कर रहे हो। किसी ने आपके सोशल मीडिया हैंडल पे कोई मैक्रो सा कोई कमेंट कर दिया, आप माइक्रो सा कमेंट कर दिया, आप मैक्रो टाइम उस पर रिवर्ट करने और उसमें उलझने और उस पर बहस करने पे लगा रहे हो। सो आज बैठ के थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आप और मैं कि हमारा मैक्रो टाइम, एनर्जी, राइट, ये सब कहाँ जा रहा है। क्या वो वाकई में मैक्रो एरियाज में जा रहा है? तब तो हम बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं, तब वी आर यूटिलाइजिंग आवर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और अगर हम माइक्रो चीज़ों में उलझे हुए हैं और अपना सारा का सारा समय, एनर्जी, एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें रीचेक करने की ज़रूरत है और चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।